बाजार में जब एक तरफा तेजी या मंदी आती है तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। बिल्कुल। जो लोग ट्रेंड में शामिल हैं वो और ऊपर जाने की उम्मीद करते हैं और जो चूक गए हैं वो घबराकर एंट्री करने की सोचते हैं। जी। लेकिन कुछ अनुभवी ट्रेडर्स वो शांति से इंतजार कर रहे होते हैं। वे क्या देख रहे होते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते? वे एक तरह के अदृश्य नक्शे को देख रहे होते हैं। एक ऐसा नक्शा जो सदियों पहले खोजे गए कुछ नंबरों पर आधारित है और जो बताता है कि तूफान के बाद शांति कहाँ मिल सकती है। और आज हम उसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हमारे पास जो रिसर्च है उसके आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि ये रहस्यमयी नंबर क्या हैं, ये बाजार की उठापटक में कैसे काम करते हैं और सबसे जरूरी, एक ट्रेडर इन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है। इसका मेन काम ये है कि जब मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड चल रहा हो, चाहे ऊपर या नीचे, और कीमत थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए वापस मुड़ती है, तो ये उन संभावित लेवल्स को पहचानने में मदद करता है जहां से ट्रेंड दोबारा अपनी दिशा में चलना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। ये फिबोनाची सीरीज जिस पर सब कुछ टिका है, आखिर है क्या? मुझे पता है ये गणित से जुड़ा है, लेकिन क्या इसका बाजार से कोई असली कनेक्शन है या ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ज्योतिष जैसा कुछ है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग शुरुआत में ऐसा ही सोचते हैं। देखिए, ये सीरीज अपने आप में बहुत सरल और सुंदर है। ये 0 और 1 से शुरू होती है और उसके बाद हर नंबर पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर बनता है। तो 0, 1, फिर 1, फिर 2, 3, 5, 8, 13, 21, और ये हमेशा के लिए चलती रहती है। लेकिन इसका जादू इन नंबरों में नहीं, बल्कि इनके बीच के अनुपात, मतलब रेशियो में है। अनुपात? किस तरह के अनुपात? और अगर आप किसी नंबर को उसके पिछले नंबर से भाग देंगी तो आपको 1.618 मिलेगा। इसी तरह दूसरे नंबरों से भाग देने पर 0.236, 0.382 जैसे और भी अनुपात मिलते हैं। इन्हीं अनुपातों से हमारे रिट्रेसमेंट स्तर बनते हैं। 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6%। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है, 61.8% को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। इसे इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? ऐसा लगता है जैसे ये कोई जादुई नंबर हो। ये वाकई में असाधारण है। इसे गोल्डन रेशियो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अनुपात प्रकृति में हर जगह पाया जाता है। फूलों की पंखुड़ियों की बनावट में, समंदर की लहरों में, यहाँ तक कि हमारे डीएनए की संरचना में भी। अब यहाँ 2 विचार आते हैं। एक थ्योरी ये है कि चूंकि ये अनुपात प्रकृति और कला में संतुलन का प्रतीक है, शायद ये इंसानी मनोविज्ञान पर भी असर डालता है। और बाजार क्या है? लाखों लोगों के डर और लालच का खेल ही तो है। तो हो सकता है कि ये अनुपात उस सामूहिक मनोविज्ञान के उतार चढ़ाव को पकड़ लेते हों। और दूसरी थ्योरी क्या है? मुझे लगता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। हाँ, दूसरी थ्योरी ज्यादा सीधी है और शायद ज्यादा सच भी। वो ये है कि ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी ये इसलिए काम करता है क्योंकि दुनिया भर में लाखों ट्रेडर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स और ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स इन्हीं स्तरों को देख रहे हैं। जब कीमत 61.8% के स्तर पर पहुंचती है तो इतने सारे लोग एक साथ वहां खरीदने के ऑर्डर लगा देते हैं कि कीमत अपने आप वहां से ऊपर चली जाती है। तो मतलब सवाल ये है कि क्या ये प्रकृति का कोई नियम है या सिर्फ सामूहिक विश्वास की ताकत? शायद दोनों का मिला जुला असर है। ये बहुत दिलचस्प है। तो चाहे वजह जो भी हो, ये स्तर काम करते हैं। अब प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। एक ट्रेडर इसे अपने चार्ट पर असल में लगाता कैसे है? मान लीजिए बाजार ऊपर जा रहा है। इसे सही तरीके से बनाना सबसे जरूरी कदम है। अगर बाजार एक अपट्रेंड में है, मतलब कीमतें लगातार ऊंचे शिखर और ऊंची तलटी बना रही हैं, तो आपको ट्रेंड का सबसे निचला बिंदु पकड़ना होगा, जिसे स्विंग लो कहते हैं, और वहां से लेकर ट्रेंड के सबसे ऊंचे बिंदु यानी स्विंग हाई तक इस टूल को खींचना है। जैसे आप ऐसा करेंगी, आपके चार्ट पर नीचे की तरफ कुछ लाइनें बन जाएंगी। ये वही फिबोनाची स्तर है। अपट्रेंड में ये स्तर एक सुरक्षा जाल यानी सपोर्ट की तरह काम करते हैं। सुरक्षा जाल, ये अच्छा एनालॉजी है।
मतलब कीमत गिर रही है और ट्रेडर्स उम्मीद कर रहे हैं कि वो इनमें से किसी एक जाल पर आकर रुकेगी और वापस ऊपर उछलेगी। और अगर बाजार नीचे जा रहा हो यानी डाउन ट्रेंड में हो तो इसका ठीक उल्टा, आप सबसे ऊंचे बिंदु यानी स्विंग हाई से सबसे निचले बिंदु यानी स्विंग लो तक टूल को खींचेंगे। इस बार ये लाइनें ऊपर की तरफ बनेंगी और एक छत यानी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगी। ट्रेडर्स उम्मीद करते हैं कि कीमत जब वापस ऊपर आएगी तो इनमें से किसी एक स्तर से टकराकर फिर से नीचे जाने लगेगी। ठीक है, इसे बनाना समझ में आ गया, लेकिन यहाँ एक मुश्किल हो सकती है। कभी कभी चार्ट पर कई छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं। सही स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे चुनें? क्या एक छोटी सी गलती पूरे विश्लेषण को बिगाड़ सकती है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये बिगाड़ सकती है। नियम ये है कि आपको सबसे स्पष्ट और सबसे महत्वपूर्ण स्विंग पॉइंट्स को चुनना है जिसने ट्रेंड को परिभाषित किया हो। छोटे मोटे उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करना होता है, इसमें अनुभव लगता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले इसे कई बार प्रैक्टिस करें और देखें कि कौन से स्विंग पॉइंट्स पर बाजार ने सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दी है। चलिए अब इसे और असली बनाते हैं। मान लीजिए निफ्टी ने 22,000 से 23,000 तक एक शानदार रैली की। अब वो गिरना शुरू हो गया है। मैं एक ट्रेडर हूं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं रैली खत्म तो नहीं हो गई है। आप कह रही हैं कि एक मौका हो सकता है। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए मैं क्या करूं। बिल्कुल, तो सबसे पहला काम, आप अपनी चार्ट पर 22,000 के स्विंग लो से 23,000 के स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल लगाएंगी। अब आपके सामने वो सुरक्षा जाल बिछ गए हैं। आपको दिखेगा कि 38.2% का स्तर लगभग 22,618 पर है, 50% का स्तर 22,500 पर और 61.8% का गोल्डन रेशियो लगभग 22,382 पर है। ये पूरा 22,618 से 22,382 तक का एरिया आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी जोन है। तो क्या मैं बस 22,500 पर एक बाय ऑर्डर लगाकर बैठ जाऊं और उम्मीद करूं कि सब ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जुआ खेलने जैसा होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करता है कंफर्मेशन का। आप कीमत को इस जोन में आने देती हैं, फिर आप देखती हैं कि कीमत की प्रतिक्रिया क्या है। क्या गिरावट की रफ्तार धीमी हो रही है? क्या उस जोन में खरीदार वापस आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा सबूत होता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मान लीजिए कीमत 22,500 के 50% स्तर पर आती है और वहां एक हैमर कैंडल बनती है जिसकी एक छोटी बॉडी और लंबी निचली पूंछ होती है। ये एक मजबूत संकेत है कि खरीदारों ने बिकवाली को रोक दिया है और अब कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। ये एक अच्छा पहला संकेत है, लेकिन क्या सिर्फ एक कैंडल पर भरोसा करना काफी है? नहीं, इसीलिए हम एक और लेयर जोड़ते हैं। इसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस यानी संगम। हम दूसरे इंडिकेटर से भी पुष्टि लेते हैं। जैसे उसी समय आप RSI को देखें, क्या वो 30 के नीचे है जो ओवरसोल्ड का संकेत देता है? अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप चार्ट पर 50 दिन की मूविंग एवरेज लगाकर देखें, क्या वो भी 22,500 के आसपास ही आ रही है? अगर हाँ, तो अब आपके पास 3 मजबूत कारण है। फिबोनाची का 50% स्तर, एक बुलिश हैमर कैंडल और 50 EMA का सपोर्ट। जब इतने सारे संकेत एक ही जगह इशारा करते हैं तो आपके ट्रेड के सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो ये मौका ढूंढने की जगह है, आंख बंद करके कूदने की नहीं। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये संगम मिल गया और मैंने 22,500 पर खरीद लिया। लेकिन ट्रेडिंग में तो हमेशा रिस्क होता है। क्या होगा अगर मैं गलत साबित हुआ और निफ्टी उस जोन को भी तोड़कर और नीचे चला गया? मैं अपने नुकसान को कैसे रोकूंगा? ये ट्रेडिंग का सबसे जरूरी सवाल है, रिस्क मैनेजमेंट। आपका एस्केप हैच यानी स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। एक सामान्य नियम ये है कि स्टॉप लॉस को गोल्डन रेशियो यानी 61.8% के स्तर के थोड़ा नीचे लगाया जाता है। हमारे उदाहरण में ये 22,382 के नीचे, मान लीजिए 22,350 पर होगा। इसका मतलब साफ है, अगर बाजार इस सबसे मजबूत स्तर को भी नहीं बचा पाता तो शायद हमारा ट्रेंड का विश्लेषण ही गलत था और हमें छोटे नुकसान के साथ बाहर निकल जाना चाहिए। सही है, बड़े नुकसान से बचना जरूरी है। और मुनाफे क्या मुझे कब एग्जिट करना है? टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए भी फिबोनाची हमारी मदद करता है। सबसे पहला और सबसे सीधा टारगेट होता है पिछला स्विंग हाई यानी 23,000। बहुत से ट्रेडर्स वहां अपना आधा मुनाफा बुक कर लेते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड वाकई मजबूत है तो कीमत और भी ऊपर जा सकती है।
ये जानने के लिए एक और टूल आता है फिबोनाची एक्सटेंशन। ये रिट्रेसमेंट का ही बड़ा भाई है जो 100% के ऊपर के स्तर दिखाता है, जैसे 127.2% या 161.8%। ये स्तर हमें बताते हैं कि ट्रेंड जारी रहने पर अगला संभावित पड़ाव कहाँ हो सकता है। ये सब सुनने में बहुत व्यवस्थित और शक्तिशाली लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग इसमें बहुत गलतियां करते होंगे। सबसे आम जाल क्या है? ट्रेडर्स कहाँ फंसते हैं? सबसे बड़ी गलती, और ये बहुत आम है, वो है साइडवेज मार्केट में इसका इस्तेमाल करना। जब बाजार में कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं होता और कीमत बस एक दायरे में ऊपर नीचे घूम रही होती है, तब फिबोनाची के स्तरों का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब ये एक बहती नदी में काम करता है, रुके हुए तालाब में नहीं। बिल्कुल सही। ये ऐसा है जैसे आप शांत समुद्र में लहरों की ऊंचाई नापने की कोशिश कर रहे हो। ये बात समझ में आती है। और कोई बड़ी गलतियां? दूसरी बड़ी गलती है हर एक स्तर पर ट्रेड लेने की कोशिश करना। कुछ लोग 23.6% के स्तर पर ही खरीदने की जल्दी करते हैं, जबकि वो एक बहुत कमजोर स्तर होता है। जैसा हमने बात की, असली खेल 38.2% और 61.8% के बीच होता है। और तीसरी गलती है वॉल्यूम को नजरअंदाज करना। अगर कीमत किसी फिबोनाची स्तर पर पहुंचती है और वहां कोई खास खरीद बिक्री नहीं हो रही, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। हाँ, तो हो सकता है कि वो स्तर उतना मजबूत ना हो। एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हमेशा वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिखती है, जो इस बात का सबूत है कि उस स्तर पर सच में लड़ाई हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का जो नियम है वो बिल्कुल सही है। फिबोनाची वर्क्स बेस्ट व्हेन द ट्रेंड इज क्लियर, यानी पहले ट्रेंड की पहचान करो, फिर फिबोनाची का इस्तेमाल करो। बिल्कुल, यही इसका सार है। ये आपको ट्रेंड की लहर पर सवारी करना सिखाता है, उसके खिलाफ तैरना नहीं। ये एक सहायक टूल है, कोई जादुई चिराग नहीं जो हर बार सही होगा। इसीलिए इसे हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर एक पूरे ट्रेडिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। हमने एक गणितीय श्रृंखला से शुरुआत की जो प्रकृति में हर जगह मौजूद है, और देखा कि कैसे ट्रेडर्स उन नंबरों का इस्तेमाल बाजार के मनोविज्ञान को समझने और संभावित मोड़ों का पता लगाने के लिए करते हैं। हाँ, मुख्य बातें ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ट्रेंडिंग मार्केट में संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। यह ट्रेडर्स को सही एंट्री, एक परिभाषित स्टॉप लॉस और तार्किक टारगेट तय करने में मदद करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति कॉन्फ्लुएंस में है। जब इसके स्तर किसी दूसरे इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन के साथ मिलते हैं, तो वे बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी सीख यह है कि ट्रेंड ही आपका दोस्त है और फिबोनाची उस दोस्ती में एक भरोसेमंद गाइड की तरह है, जो आपको बताता है कि रास्ते में कहाँ रुककर सांस लेनी है और कहाँ से दोबारा दौड़ना शुरू करना है। बहुत खूब कहा। और ये हमें वापस उसी गहरे सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये सब जानने के बाद ये सोचना और भी जरूरी हो जाता है कि ये काम क्यों करता है। क्या बाजार सच में किसी प्राकृतिक ब्रह्मांडीय लय पर चलता है जिसे ये अनुपात पकड़ लेते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो इसलिए काम करता है क्योंकि करोड़ों लोग एक ही समय पर अपने चार्ट पर एक ही लाइन खींच रहे हैं और उसी के आधार पर अपने फैसले ले रहे हैं। और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि वजह क्या है जब तक ये काम करता है? ये सोचने वाली बात है।